Hello guys, welcome back to channel SBD School and College Institution. डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर जो हमारा है वो चल रहा था कौन सा, गैमेटोजेनेसिस ऑफ ह्यूमन, मानव में युग्मक जनन। और मानव में युग्मक जनन जो चैप्टर है उसमें हमने फर्स्ट जो है नंबर 1 स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन की जो क्रिया है वो पढ़ ली थी। शुक्र जनन की क्रिया में हमने क्या पढ़ा था, एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल से किसका निर्माण पढ़ा था हमने, शुक्राणु का, स्पर्म का निर्माण। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, यानी कि जो शुक्राणु है उसकी संरचना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो शुक्राणु है स्पर्म, उसको देखा किसने था, वो देखा था एंटोन वान ल्यूवेनहोक। एंटोन वान ल्यूवेनहोक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले किसको देखा था, स्पर्म, शुक्राणु को। उसके बाद हम बात करें किसकी, शुक्राणु की संरचना की। यदि हम बात करें तो इसकी संरचना जो होती है वो स्पॉन्ज शेप होती है, चम्मच के आकार की होती है। इसकी संरचना के बाद हम यदि इसकी बात करें साइज की, आकार की, इसका जो साइज होता है वो होता है लगभग 0.05 mm, माइक्रोन मीटर होता है। मतलब कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही दिखता है, स्पर्म नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है, क्योंकि संख्या में एक बार में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। साइज के बाद यदि हम इसकी मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट, जिसका मूवमेंट होता है वो लगभग होता है 4 mm प्रति मिनट की दर से होता है। 4 mm प्रति मिनट की दर से इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। उसके बाद हम बात करें यदि इसकी संख्या, इनकी एक बार में लगभग 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। यानी कि जो नर होता है, नर के द्वारा एक बार में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, इजेकुलेट होते हैं, स्खलित होते हैं। और ये जो स्पर्म होते हैं वो होते कहाँ हैं, मैंने आपको बताया था सीमन। सीमन जो होता है, सीमन का केमिकल कंपोजिशन मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, ध्यान करो, प्राइमरी जो मतलब मैंने आपको बताया था, जननांग बताए थे मेल के अंदर, टेस्टिज, वृषण। वृषण क्या होते हैं, वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, और शुक्रजनन जो नलिकाएं होती हैं उसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, मैंने आपको बताया था। कौन कौन सी होती हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल और सर्टोली सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल से किसका निर्माण होता है, स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का जब निर्माण हो जाता है, निर्माण होने के पश्चात वो क्या होते हैं, सहायक जो वाहिनी होती हैं जैसे एपिडिडाइमस, हदिवृषण, उसके बाद वास फ्रेंटिना यानी कि शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिक निकाय, उनके द्वारा क्या होता है, कहाँ पर जाता है, जो मतलब कि जो जहाँ पर मूत्रजनन नलिका आकर खुलती वहां पर। यानी कि जो स्पर्म होते हैं वो स्टार्टिंग की फेज में क्या होते हैं, इनएक्टिव। क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे ही इस स्पर्म के साथ में कौन मिलता है, सेमिनल वेसिकल्स फ्लूइड प्लस प्रोस्टेट फ्लूइड, जब इसके साथ में मिलता है तो स्पर्म क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और ये जो कंप्लीट है, स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल्स फ्लूइड और प्रोस्टेट फ्लूइड, ये तीनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, स्पर्म का निर्माण करते हैं। एक बार में लगभग 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म सीक्रेट होते हैं उसमें से
60% जो होते हैं नॉर्मल होते हैं और 40% क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसकी स्ट्रक्चर की, संरचना की। देखो सामान्यतः लगभग इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। लेकिन मैं आपको इसकी यहाँ पर कितने पार्ट बताऊंगा, 4। कौन कौन से हैं देखो। नंबर 1 पर आता है हेड, शीर्ष भाग। ये वाला जो रीजन है यहां से और यहां तक का कंप्लीट, ये है हेड। हेड जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर 1 न्यूक्लियस और नंबर 2 एक्रोसोम। न्यूक्लियस जो होता है, ये वाला रीजन, ये जो रेड कलर से है, ये वाला रीजन क्या है, न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, मतलब आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है, डीएनए प्लस क्या होती है, प्रोटीन होती है। और डीएनए और प्रोटीन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। यानी इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है। इसके अलावा बाकी प्रोटीन्स जो होती हैं, आरएनएज होते हैं, बाकी जो लिपिड होता है वो नष्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है वो, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो स्पर्म होते हैं, जब स्पर्म का निर्माण होता है तो 2 प्रोसेस में होता है। नंबर 1 स्पर्मेटिड का निर्माण, ध्यान करो। सेकंड क्या था, स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण। तो जो स्पर्मेटिड्स बने थे, ध्यान करो, स्पर्मेटिड्स कैसे थे, गोलाकार थे, अगतिशील थे और हैवी थे। लेकिन जब स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण हुआ था तो ये कैसे थे, गतिशील। इसके अलावा इसकी आकृति कैसे हो गई थी, गोलाकार से, चम्मच के समान हो गई थी, प्लस ये कैसे हो गई थी, स्लाइड, हल्के हो गई थी, लाइट हो गई थी। जो स्पर्मेटिड्स है उससे जो स्पर्म का निर्माण हुआ था उस समय ये कैसे हो जाते हैं, लाइट। क्यों, क्योंकि उस समय इसका जेनेटिक मटेरियल के अलावा बाकी जो पदार्थ होते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं। क्यों कर दिए जाते हैं, उसको मूवमेंट करने के लिए, क्या, ताकि वो हल्का होगा और क्या होगा, मूवमेंट आसानी से हो सके। अब यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस में तो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा न्यूक्लियस जो है इसके ऊपर ये कैप्लाइन स्ट्रक्चर होती है। ये न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है, कैप्लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, वो क्या होती है, एक्रोसोम होती है, एक्रोसोम। जो कैप्लाइन स्ट्रक्चर है किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है, एक्रोसोम। और ये जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम किसका बना होता है, गोल्जी बॉडी का। ठीक है, किसका बना होता है, गोल्जी बॉडी का। और ये जो एक्रोसोम है इसके अंदर स्पर्म लाइसिन एंजाइम होते हैं। इस एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम। कौन कौन से होते हैं, देखो, एक होता है हाई ल्यूरोनिडेज, हाई ल्यूरोनिडेज। एक होता है एक्रोसिन। ये जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटियोलाइटिक नेचर के होते हैं। प्रोटियोलाइटिक का मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीन को का पाचन करने वाले। तो देखो जो एग होता है, एग जो होता है, एग की चारों तरफ क्या होती है, एग मेम्ब्रेन होती है। जब इसके साथ में, जैसे ही इसके साथ में कौन आएगा, स्पर्म इसके संपर्क में आएगा, शुक्राणु। तो शुक्राणु का जो शीर्ष वाला, ये वाला जो पोर्शन है, शीर्ष वाला भाग,
क्या है? एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या करता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हाई यूरोडिनेज और एक्रोसिन एंजाइम को क्या करेगा? सीक्रेट। जैसे सीक्रेट करेगा तो जो ये लेयर है एग की, एग मेम्ब्रेन, वो क्या हो जाती है? डिग्रेडेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन नेचर की होती है। और ये एंजाइम कैसे है? प्रोटियोलाइटिक नेचर की, जो क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। और इसके पश्चात क्या होता है? इसके अंदर क्या कर जाता है? मूव कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। उसके बाद नंबर 2, ये नंबर 1 पर क्या था? हेड वाला पोर्शन। नंबर 2 पर आता है नेक, गिरुआ। गिरुआ जो होती है वो हेड, शीर्ष, मिडिल पीस, मध्य भाग दोनों को जोड़ने का काम करती है। और इसके अंदर 2 तारक केंद्रक होते हैं, 2 तारक केंद्रक, 2 सेंट्रियोल होते हैं। एक तो ये जो किधर है? ऊपर न्यूक्लियस की तरफ है, न्यूक्लियस के नजदीक है, उसको बोला गया है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, मतलब समीपस्थ तारक केंद्र। और एक है जो इस न्यूक्लियस से दूर है, यानी कि मिडिल पीस की तरफ है, इसको बोला गया है डिस्टल सेंट्रियोल, मतलब दूरस्थ तारक केंद्र। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है ये वाला प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, समीपस्थ तारक केंद्र, इसका फंक्शंस क्या होते हैं? इसका कार्य क्या होता है? इसका बहुत अच्छा कार्य है कि ये विदलन को प्रेरित करता है। विदलन को क्या करता है? प्रेरित। कौन? समीपस्थ तारक केंद्र। कैसे करेगा प्रेरित? देखो, ये एग के चारों तरफ एग मेम्ब्रेन, और ये क्या है? स्पर्म जैसे इसके संपर्क में आएगा, जैसे ही स्पर्म एग के संपर्क में आता है, एंजाइम सीक्रेट करेगा प्रोटियोलाइटिक, मेम्ब्रेन को क्या कर देगा? डीजेनरेट कर देगा, ठीक है, नष्ट कर देगा। उसके बाद इसका जो ये हेड वाला पोर्शन है ये, और हेड वाले पोर्शन के साथ ये वाला पोर्शन, समीपस्थ तारक केंद्र, इसके अंदर क्या हो जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। जैसे प्रवेश करेंगे तो इसमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, और निषेचन होने से क्या बनेगा? जाइगोट। देखो, जो स्पर्म होते हैं वो क्या से होते हैं? हैप्लॉइड। मैंने चैप्टर स्टार्ट किया उसमें बताया था, दोनों के दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, युग्मक होते हैं, एगुणित होते हैं। एग भी क्या है? हैप्लॉइड है, एगुणित है। जैसे ही में निषेचन की क्रिया होगी, जैसे शुक्राणु अंदर जाएगा, निषेचन की क्रिया होगी, क्या बनेगा? द्विगुणी संरचना। क्या बनेगी? द्विगुणी संरचना, जाइगोट। और जाइगोट जो है युग्मनज, युग्मनज में क्या होगा? विदलन। इसमें क्या होगा? क्लीवेज, विदलन होगा। और उस विदलन, जो विदलन होता है, उसको प्रेरित कौन करता है? समीपस्थ तारक केंद्र, जो यहाँ पर क्या हुआ था? प्रवेश कर रहा था। इसके साथ, इस हेड के साथ ये क्या कर रहा था? प्रवेश। वो क्या करता है? इस विदलन को क्या करेगा? प्रेरित। ठीक है। नंबर 2, दूरस्थ तारक केंद्र। दूरस्थ तारक केंद्र का काम क्या होता है? यहाँ से देखिए, यहाँ से बिल्कुल ब्लू कलर की लाइनिंग है, वो क्या कर रही है? क्या है? देखो, नीचे मेरे नाम लिखा हुआ है एक्सियल फिलामेंट, यानी कि जो दूरस्थ तारक केंद्र होते हैं वो क्या करते हैं? एक्सियल फिलामेंट, इनका निर्माण करते हैं, अक्षीय तंतु का। और ये अक्षीय तंतु है वो इसके मिडिल पीस से लेकर कहां तक जा रहे हैं? लास्ट टेल वाला जो पोर्शन है वहां तक, कंप्लीट पीछे वाले हिस्से तक जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो तारक केंद्रक होते हैं उनकी कार्य होगी, फर्स्ट समीपस्थ वाले का काम क्या हो गया? विदलन को प्रेरित करना। दूरस्थ का काम क्या हो गया? अक्षीय जो फिलामेंट होते हैं उनका क्या करना? निर्माण करना। उसके बाद नंबर 3, नंबर 3 पर क्या आता है? मिडिल पीस।
मध्य भाग। इसमें क्या होता है, देखो बहुत अच्छी बात, इसमें आपने स्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ लिया, उसमें आपने पढ़ा था स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन शुक्र कायांतरण के द्वारा पढ़ा था ना। और मैंने आपको बताया था स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अगतिशील होते हैं। कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, लेकिन स्पर्म कैसे होते हैं, गतिशील। क्यों? क्योंकि जब स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होता है तो काफी मतलब कि जेनेटिक मैटेरियल है, डीएनए, उसको छोड़कर लगभग क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उस समय जब स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होता है, उस समय जब स्पर्म का मिडिल पीस है, मध्य भाग जो है, उसमें एक बहुत ही पतली परत रह जाती है, किसकी, साइटोप्लाज्म की। तो मिडिल पीस जो है उसमें साइटोप्लाज्म की एक बहुत ही पतली परत परिधि की तरफ, देखिए ये वाली जो डार्क जो डॉट डॉट में है, ये वाली एक पतली परत है किसकी, साइटोप्लाज्म की, परिधि की तरफ है। कौन से हिस्से में है, मिडिल पीस में है। ये मिडिल पीस में साइटोप्लाज्म जो है उसकी पतली परत रह जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, मेनचेट। मेनचेट, ठीक है। अब जो स्पर्म होते हैं, इसको मूवमेंट के लिए, गमन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा उसे कहाँ से मिलती है, वो ऊर्जा से मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो मिडिल पीस होता है, इसका बिल्कुल ये वाला जो पोर्शन है मिडिल पीस, उस मिडिल पीस में, मिडिल पीस के चारों तरफ एक रिंग के रूप में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर होती है, ठीक है। इसकी लेयर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर। और इसको क्या बोला जाता है, इस संपूर्ण लेयर जो है, रिंग को क्या बोला जाता है, निवेन कण, निवेन कण आच्छद पूल। और ये निवेन कण आच्छद जो है किसकी बनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की। क्या काम करती है, स्पर्म को क्या प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। इसके अलावा जो मिडिल पीस है उसका जो बिल्कुल लास्ट नीचे वाला पोर्शन होता है, लास्ट पार्ट, वहां पर एक रिंग होती है, रिंग सेंट्रियोल होती है, रिंग होती है। और उस रिंग का काम क्या होता है, मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको टेल वाला यानी कुछ वाला जो पोर्शन है उसमें जाने से रोकना। उस रिंग को बोला जाता है जेनसन रिंग। जेनसन की रिंग वलय, ठीक है। उसके बाद लास्ट नंबर 4, नंबर 4 पर आती है टेल। टेल यानी कि पूंछ। पूंछ जो होती है वो शुक्राणु का सबसे लंबा भाग होती है। शुक्राणु का सबसे लंबा भाग क्या होती है, पूंछ होती है। और पूंछ जो है टेल, टेल का काम क्या होता है, जो ह्यूमन स्पर्म होता है उसको क्या करना, मोटिलिटी प्रदान करना, यानी कि गतिशीलता प्रदान करना। तो टेल का काम क्या होता है, शुक्राणु को गति जो है वो प्रोवाइड करवाना। लेकिन कुछ सभी ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं होते जिसकी टेल क्या होती है, मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है। लेकिन एक्सेप्शन है एक, कौन, एस्केरिस। एस्केरिस जो है डाउनवर्ड, इसके अंदर जो स्पर्म होते हैं वो टेल लेस होते हैं, इसलिए इनमें जब मूवमेंट होता है तो वो अमीबॉइड प्रकृति का होता है। अमीबा जैसे गमन करता है उस प्रकार से इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये जो है स्पर्म एस्केरिस का, उसके अंदर क्या नहीं होती है, टेल नहीं होती है। तो ये था लास्ट पोर्शन, कौन सा, टेल वाला।
टेल जो है उसके अंदर जो अक्सी